Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Muazzam Manzoor and I am going to teach you our next subsection, which is the skeletal muscle and related concepts. A question in the very beginning of our discussion. Statement is support is provided to human body by A option is muscles, B option is cartilage or cartilages, C option is bones, and D option is all of these. And of course support is being provided by the muscles, cartilages as well as the bones. So best response would be delta to this question. In this subsection, first of all we will discuss in detail the structure of skeletal muscle, and then we'll talk about the mechanism for contraction of the skeletal muscles in detail, a pretty conceptual area from the examination point of view. So let's start off with the structure of skeletal muscle. I have a question for you at this stage. Which of the following layer of connective tissue is present around muscle fibers? A option is epimysium, B option is perimysium, C option is endomysium, and D option is sarcolemma. And the best response to this question is endomysium. ऑल राइट, सो ये पूछा आपसे क्या गया है, लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल फाइबर के अराउंड प्रेजेंट है. आंसर इज एंडोमाइसियम. एंड अनदर अरे ऑफ क्वेश्चंस. A option is muscle fiber, B option is myofibril, C option is sarcomere, and D option is myofilament. और पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स इज. इफ यू आर आंसरिंग सार्कोमियर टू दिस क्वेश्चन तो ये इसका गलत जवाब है. बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी मसल फाइबर, जो कि बेसिकली मसल सेल होता है. जो सार्कोमियर है ये जस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है. Sarcomere alone, without the other organelles of the cell, of course, without the mitochondria, nucleus and everything, right? So this is nothing. So best response to this question would be muscle fiber, which in turn is actually the muscle cell. The basic contractile unit of skeletal muscles is, हाँ, अब बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट आपसे पूछा गया है. पहले पूछा गया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो वो मसल फाइबर था. अब कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, यस, ये सार्कोमियर है. अनदर स्टेटमेंट, मसल सेल कंटेन बंडल्स ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स नेम्ड एज. जो बंडल्स हैं थिक एंड थिन फिलामेंट्स के, उनको मायोफिब्रिल्स कह देते हैं. सो बेसिकली थिक एंड थिन फिलामेंट्स दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द बंडल्स, राइट. सो दे कंटेन द बंडल्स ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स. सो बंडल्स जो है वो बेसिकली क्या है, मायोफिब्रिल्स हैं. एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्केलेटल मसल लाइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड एट द लेवल ऑफ. And the best response to this question is again the myofibrils. कि बेसिकली जो स्केलेटल मसल की लेंथ के अलॉन्ग जो हमें डार्क एंड लाइट बैंड्स नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली वो मायोफिब्रिल्स के लेवल पे नज़र आ रहे होते हैं. इसकी रीजनिंग को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं इन डिटेल. सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर of the skeletal muscle with the help of this computerized photograph. Let me orient you towards this photograph. You see in here, ये आपको बोन नज़र आ रही है, एंड यू कैन सी इन हेयर कि ये हमारे पास मसल है जो कि बोन के साथ अटैच्ड है वाया टेंडन. एंड यू सी इन हेयर कि ये जो पूरे का पूरा मसल है, दिस इज सराउंडेड बाय अ लेयर विच इज़ कॉल्ड एज द एपीमाइसियम, राइट. सो पूरे का पूरा जो मसल है ये एपीमाइसियम के साथ सराउंडेड है. एंड अगर आप मसल का क्रॉस सेक्शन लेके देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स नज़र आएंगे. लाइक ये हमारे पास एक बंडल है, दिस इज़ अनदर बंडल, दिस इज़ अनदर बंडल, और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स नज़र आ रहे हैं. सो हर एक जो बंडल है मसल फाइबर्स का, दिस इज़ सराउंडेड बाय द पेरीमाइसियम, राइट. सो पूरे का पूरा मसल जो है वो एपीमाइसियम से सराउंडेड है, और उसके अंदर फिर बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं जो कि पेरीमाइसियम से सराउंडेड है. और उसके बाद फिर अगर बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स को देखें तो दे आर इन टर्न कंप्राइज्ड ऑफ द मसल फाइबर्स, राइट. सो यू सीन है, ये हमारे पास मसल फाइबर है या ये मसल सेल है. सो आप मसल फाइबर के बारे में भी बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे जैसे किसी भी आप टिपिकल सेल के बारे में सोचते हैं. लाइक इट हैज़ गॉट न्यूक्लियस, इट हैज़ गॉट द माइटोकॉन्ड्रिया, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, राइबोसोम्स. हर चीज़ इसमें वैसे ही है जैसे कि किसी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में होती है. हाँ, ये ज़रूर है कि इसके अंदर स्पेसिफिकली मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है.
सो जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर इन टर्न मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं, जिसके ऊपर आपको अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। यू सीन हियर अल्टरनेटिवली आपको लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आ रहे होंगे। सो ये मायोफिब्रिल है, और मायोफिब्रिल के अंदर इन टर्न जो थिन और थिक फिलामेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सार्कोमियर्स। थिन एंड थिक फिलामेंट्स दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सार्कोमियर्स। तो ये जस्ट एक ग्रॉस सा ओवरव्यू है मसल के स्ट्रक्चर का। अभी हम जाके इसकी जो निटी-ग्रिटी है आगे फर्दर इसको मज़ीद डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन वंस अगेन दोबारा फिर मैं समअप करूं कि पूरे का पूरा जो मसल है, लाइक से अगर मैं से एक मसल है, मे बी दिस इज़ अ मसल, मैं अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूं और क्रॉस सेक्शन लेकर अगर इसमें ड्रॉ करता हूं तो पूरे का पूरा जो मसल है दिस इज़ सराउंडेड बाय द एपिमाइसियम, एंड इसके अंदर फर्दर क्या होंगे, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स होंगे, जिसके अंदर फर्दर मसल फाइबर्स होंगे। तो जो बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं, सो पूरा मसल एपिमाइसियम से सराउंडेड है, जो बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं ये पेरीमाइसियम से सराउंडेड हैं, और उसके बाद हर बंडल के अंदर जो डिफरेंट मसल फाइबर्स हैं, तो हर एक मसल फाइबर सेपरेटली, हर एक मसल फाइबर सराउंडेड है बाय द एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, राइट। और फिर मसल फाइबर के अंदर हमारे पास उसी तरह से न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, और इसके अलावा स्पेसिफिकली इसके अंदर ये मायोफिब्रिल्स होंगे, जिसके अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट्स अरेंज्ड हैं इन द फॉर्म ऑफ सार्कोमियर्स, विच इज गिविंग द स्ट्राइएटेड पैटर्न टू द मसल। सो इसमें आप देख सकते हैं वी हैव गॉट द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इन टर्न दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ द बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। पूरा स्केलेटल मसल एपिमाइसियम से सराउंडेड है, and the bundles of muscle fibers are surrounded by the perimysium, and the bundles of muscle fibers के अंदर we have got the muscle fibers, and each muscle fiber or muscle cell this is surrounded by the endomysium. This is surrounded by the endomysium, and muscle fiber के अंदर in turn we have got the myofibrils, and myofibrils के अंदर arranged हैं myofilaments, that is thick and thin filaments in the form of sarcomeres. सो ये एक ग्रॉस सा ओवरव्यू था मसल के स्ट्रक्चर का। सो ये आप एक मसल सेल को देख सकते हैं। सो यू हैव गॉट दी सेल मेम्ब्रेन, ये आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, जिसको हम सार्कोलेमा भी कह देते हैं। यू कैन सी द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर, यू कैन सी बेनी न्यूक्लियाई देयर, राइट। और उसके बाद फिर इसमें आपको ये मायोफिब्रिल नज़र आ रहा है। सो मसल फाइबर के अंदर ये एक फाइबर है, यानी कि ये एक सेल है, इसके अंदर आपको ये मायोफिब्रिल नज़र आ रहा है, जिसमें थिक और थिन फिलामेंट्स अरेंज्ड हैं सो एज टू फॉर्म द सार्कोमियर्स, राइट। सो मसल फाइबर बेसिकली मसल सेल होता है। सो यू सीन हियर जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल ये वॉलंटरी है, स्ट्राइएटेड है या स्ट्राइप्ड है, एंड दिस इज सराउंडेड बाय द एपिमाइसियम। पूरा मसल सराउंडेड बाय द एपिमाइसियम। देन बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, मसल के अंदर बंडल्स होते हैं मसल फाइबर्स के, जिनके अंदर मसल सेल्स होते हैं, एंड बंडल्स जो हैं दे आर एक्चुअली सराउंडेड बाय द पेरीमाइसियम। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द ईच मसल फाइबर, तो इसी को हम मसल सेल भी कहते हैं, जिसका जो डायमीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है, एंड इट कंटेन्स द ग्लाइकोजन एंड द मायोग्लोबिन। सो जो मायोग्लोबिन मसल में होती है एट द एंड ऑफ द डे वो मसल सेल्स के अंदर यानी कि मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एंड जो ईच मसल फाइबर है या मसल सेल है दिस इज सराउंडेड बाय द एंडोमाइसियम, और इनर टू द एंडोमाइसियम देयर इज द सार्कोलेमा व्हिच इज टेक्निकली द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर or muscle cell. Inside the muscle fibers or muscle cells we have got the myofibrils, जिनका डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर है, जिसके अंदर सार्कोमियर्स होते हैं विद लाइट एंड डार्क बैंड्स। सो लाइट एंड डार्क बैंड्स बेसिकली आपको कहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो मायोफिब्रिल्स के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, और यहीं से जो बैंडिंग पैटर्न है ये अल्टीमेटली जो हायर लेवल्स हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे प्रोजेक्ट भी हो रहा होता है, राइट। सो बेसिकली जो बैंडिंग पैटर्न्स हैं ये वेरी क्लियरली आपको मायोफिब्रिल्स के लेवल पर नजर आ रहे होते हैं, जो और मायोफिब्रिल्स के अंदर इन टर्न क्या होते हैं, वी हैव गॉट द मायोफिलामेंट्स, जिनका जो डायमीटर है वो 16 नैनोमीटर और 7 to 8 नैनोमीटर होता है रिस्पेक्टिवली। सो थिक फिलामेंट्स का 16 नैनोमीटर और थिन फिलामेंट्स का 7 to 8 नैनोमीटर। सो जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं इनको कलेक्टिवली हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं, एंड दे आर अरेंज्ड सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द सार्कोमियर्स। So you seen here I have got a question for you at this stage. Binding sites for cross bridges are present on A option is actin, B option is myosin, C option is tropomyosin, D option is
troponin, and the best response to this question is actin. जो क्रॉस ब्रिजेस के लिए बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं वो एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अभी थोड़ी देर में हम एक ग्राफिकल फोटोग्राफ के जरिए जो बाइंडिंग साइट्स की लोकेशन है उसको भी क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। अनदर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्रोटीन ऑफ मायोफिलामेंट्स बाइंड टू ऑल अदर्स? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। इसमें से जो ट्रोपोनिन है बेसिकली बाकी सब के साथ ये बाइंड कर रही होती है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। Another question, dash covers the binding sites on actin. A option is tropomyosin, B option is troponin, and C option is myosin, and D option is calciamines. और binding sites को actin के ऊपर जो चीज़ cover कर रही होती है that is the tropomyosin. So alpha would be the best response to this question. So अब अगर हम thick and थिन फिलामेंट्स की बात करें तो ओवरऑल थिक फिलामेंट्स जो हैं ये जस्ट एक ही मेन प्रोटीन से बने होते हैं विच इज़ मायोसिन। और जो मायोसिन है बेसिकली क्या है, ये मायोसिन के अंदर एक टेल होती है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एंड 2 इसके हेड्स होते हैं जिन्हें हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। सो 2 पॉलीपेप्टाइड्स की एक टेल और उसके बाद फिर 2 हेड्स होते हैं जो इसके एक मायोसिन के साथ एसोसिएटेड जिनको हम क्रॉस ब्रिजेस भी कह देते हैं। एंड ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। तो मसल के स्ट्रक्चर के अंदर हर मायोसिन जो है ये 6 एक्टिन फिलामेंट्स के साथ सराउंडेड है। अब जस्ट दोबारा फिर रिकॉल करें, पूरा मसल है, मसल के अंदर बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स हैं, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स के अंदर मसल फाइबर्स या मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं और मायोफिब्रिल्स के अंदर बेसिकली थिक एंड थिन फिलामेंट्स अरेंज्ड हैं टू फॉर्म द सार्कोमियर्स। अब हम थिक एंड थिन फिलामेंट्स के अरेंजमेंट को स्टडी कर रहे हैं। सो ये कनेक्शन मैंने बेसिक आपको दोबारा फिर दे दिया है। सो एनीवेज जो मायोसिन है ये टेल है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की और इसके पास 2 हेड्स या क्रॉस ब्रिजेस होते हैं एंड ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन फिलामेंट्स। सो उसके बाद फिर जो थिन फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स इन टर्न आर कंप्राइज्ड ऑफ 3 प्रोटीन्स। एक्टिन जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है, सेकेंडली द ट्रोपोमायोसिन जो कि अगेन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है एंड थर्डली वी हैव गॉट द ट्रोपोनिन सी जो कि 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से बनी है। सो एग्जाम आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ट्रोपोनिन सी ये कितनी पॉलीपेप्टाइड्स का कॉम्प्लेक्स है, 3 का, और मायोसिन ये कितनी पॉलीपेप्टाइड से बनी है, 2, एक्टिन कितनी पॉलीपेप्टाइड से बनी है, 2, एंड मायोसिन भी 2 ही पॉलीपेप्टाइड से बनी है। हाँ, मायोसिन के ऊपर एसोसिएटेड क्या है, वी हैव गॉट द क्रॉस ब्रिजेस। चले मैं जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स की जो कह लें कि जो इनकी आपस में जो स्ट्रक्चरल हार्मनी है उसको एक ग्राफिकल फोटोग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। सो मे बी ये बहुत प्रिसाइजली ड्रॉन फोटोग्राफ नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट डायग्राम है कि किस तरह से ये थिक एंड थिन फिलामेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इसको मैंने इस डायग्राम में क्लियर किया है। सो यू सीन हियर दिस एंटिटी ओवर हियर, दिस इज द मायोसिन, राइट। सो ये मायोसिन है और मायोसिन बेसिकली दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द थिक फिलामेंट। सो जो थिक फिलामेंट है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ ओनली 1 प्रोटीन दैट इज द मायोसिन और मायोसिन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, द क्रॉस ब्रिजेस। सो हियर वी हैव गॉट द क्रॉस ब्रिजेस, राइट। उसके बाद फिर वी हैव गॉट द थिन फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स इन टर्न 3 प्रोटीन से बने हैं, द एक्टिन, द ट्रोपोमायोसिन एंड द ट्रोपोनिन सी। सो 3 प्रोटीन्स के मिलने से हमारे पास थिन फिलामेंट्स बने हैं। सो दिस इज ओवर हियर इज अ थिन फिलामेंट। अब जो थिन फिलामेंट में एक्टिन होती है बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया ये 2 पॉलीपेप्टाइड्स के मिलने से बनेगी और जो एक्टिन है इसके ऊपर वी हैव गॉट दीज बाइंडिंग साइट्स। सो ये जो सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं दीज आर द बाइंडिंग साइट्स। सो एक्टिन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बाइंडिंग साइट्स, और मायोसिन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, दी क्रॉस ब्रिजेस, राइट। अब याद रखिएगा कि मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस और एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स की आपस में नेचुरल अफिनिटी है, यानी कि अगर कोई इन्हें रोकने वाला ना हो ये दोनों स्ट्रेट अवे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे। सो आप एक्टिन के या मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस के बारे में सोच सकते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ पुल्ड आउट हैमर, राइट। और इनके अंदर नेचुरली समझने की एनर्जी स्टोर्ड है और जैसे ही इनको मौका मिलेगा या जैसे ही बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होंगी स्ट्रेट अवे जाके उनके साथ बाइंडिंग साइट्स के साथ ये बाइंड कर जाएंगे। सो द क्रॉस ब्रिजेस हैव गॉट अफिनिटी फॉर द बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एक्टिन। लेकिन अब जो बाइंडिंग साइट्स हैं एक्टिन की इनको कवर किया हुआ होता है रूटीनली जब मसल रिलैक्सिंग स्टेट में होता है एक प्रोटीन ने जिसको हम कहते हैं दिस इज द ट्रोपोमायोसिन। सो ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को कवर किया हुआ होता है।
अब और ये सो लिहाजा ट्रोपोमायोसिन के बारे में हम कह सकते हैं कि नॉर्मली ये मायोसिन और एक्टिन के आपस में इंटरेक्शन को रोक रही है, या क्रॉस ब्रिजेस की बाइंडिंग साइट से ये रोक रही है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन भी 2 पॉलीपेप्टाइड से बनी है। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो वी हैव गॉट अनदर प्रोटीन जिसको हम नेम देते हैं ट्रोपोनिन सी का, जो कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, विच इज कैल्शियम बाइंडिंग। और जो ट्रोपोनिन सी है ये बेसिकली बाकी प्रोटीन्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रही होती है। एनीवेज ट्रोपोनिन सी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है ट्रोपोमायोसिन, राइट। सो जब किसी भी वजह से सेल के साइटोप्लाज्म या मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, कैल्शियम विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी, और ट्रोपोनिन सी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन को इट विल पुल आउट, और जो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस को अवेलेबल हो जाएंगी। सो क्रॉस ब्रिजेस वो एक्चुअली जाके बाइंड करेंगे विद द बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन, और इस तरह से इंटरेक्शन होगा बिटवीन द क्रॉस ब्रिजेस एंड बाइंडिंग साइट्स, एंड रिजल्टेंटली यू विल गेट कॉन्ट्रैक्शन। अब एग्जाम यहाँ से कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिक फिलामेंट्स कितनी प्रोटीन से बने हैं? जस्ट 1 मायोसिन। और थिन फिलामेंट्स कितनी प्रोटीन से बने हैं? 3, द एक्टिन, द ट्रोपोमायोसिन एंड द ट्रोपोनिन सी। अब जो थिक फिलामेंट है ये कितनी पॉलीपेप्टाइड से बने हैं? आंसर इज 2। और इसके स्ट्रक्चर में कह लें कि इसके स्ट्रक्चर में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो कि टेल बना रही होती हैं, और उसके बाद फिर इट हैज गॉट 2 हेड्स और क्रॉस ब्रिजेस। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि क्रॉस ब्रिजेस आर प्रेजेंट ऑन विच प्रोटीन, योर बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी मायोसिन। और उसके बाद फिर एग्जाम अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट ऑन विच प्रोटीन, अभी हमने डिस्कस किया दे आर प्रेजेंट ऑन दी एक्टिन। और एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन और बाइंडिंग साइट्स फॉर क्रॉस ब्रिजेस आर एक्चुअली कवर्ड बाय विच प्रोटीन when the muscle is resting not contracting, so best response to this question would be the tropomyosin। और अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी प्रोटीन है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, आंसर इज ट्रोपोनिन सी। और कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो बाकी सारी प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो भी ट्रोपोनिन सी ही है, जो बाकी सभी के साथ ये एसोसिएटेड होती है, राइट। सो दिस इज अबाउट द थिक एंड द थिन फिलामेंट्स। अब फर्दर हम आगे स्टोरी को एलेबोरेट करेंगे जब हम एक चेन के अंदर देखेंगे कि मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो तब हमें दोबारा फिर थिक एंड थिन फिलामेंट्स की जो आपस में जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पेश आएगी, वहाँ जाके हम इसको दोबारा भी रिकॉल करेंगे। सो जस्ट हैव अ लुक। ये बेसिकली आपको एक कह लें कि एक मायोफिब्रिल एक आपको नज़र आ रहा है, ये मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल के अंदर बेसिकली आपको ये बेंडिंग पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। से अगर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फोटोग्राफ है तो इसमें आपको ये जो एक्सट्रीमली डार्क लाइंस नजर आ रही हैं, सो दिस लाइन हेयर एंड दिस लाइन हेयर, ये डार्क लाइंस क्या है? ये बेसिकली जी लाइंस हैं, ये जी लाइंस हैं। सो जब भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फोटोग्राफ को देखेंगे तो एग्जाम तो आप यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे जी लाइंस हैं और कहाँ पे आई बैंड है और ए बैंड है और एश जोन है, क्योंकि एग्जाम कई दफ़ा ऐसी फोटोग्राफ प्रेजेंट करके वो लेबल करके पूछ सकता है कि बताएं जी कि ये जो ए या बी या सी लेबल किया गया है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम लेबल कर देता है कि दिस स्ट्रक्चर ओवर हेयर ये क्या चीज़ है और दिस स्ट्रक्चर ओवर हेयर ये क्या चीज़ है। सो यू शुड बी एबल टू टेल कि जस्ट बाय लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फोटोग्राफ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये या ये जो पर्टिकुलर बैंड है कोई भी ये क्या है। सो इसके लिए जो आप अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आपके लिए पिक करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अप्रोच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू लुक फॉर द थिकेस्ट लाइन्स, राइट। और वो थिकेस्ट लाइंस देखिए आपको नजर आ रही हैं कौन कौन सी, सीन हेयर, ये आपको जी लाइंस नजर आ रही हैं। या आप ऐसी लाइंस को तलाश करें जो 2 लाइट बैंड्स को दरमियान में डाइसेक्ट कर रही हो या बाइसेक्ट कर रही हो। अब देखें कि इस साइड पे भी लाइटर रीजन है, इस साइड पे भी लाइटर रीजन है, तो जो लाइन इन लाइटर रीजन्स को दरमियान में से 2 में डिवाइड कर रही है ये जी लाइन है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एक जी लाइन है। अब जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 जी लाइंस बेसिकली ये क्या है, या जो एरिया बिटवीन 2 जी लाइंस है ये कलेक्टिवली एक सार्कोमियर है। अब जो जी लाइंस हैं इनके साथ दोनों तरफ थिन फिलामेंट्स जुड़े हैं जो कि कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या? आई बैंड, राइट। और उसके बाद फिर जो इसके दरमियान में सार्कोमियर के दरमियान में वी हैव गॉट द थिक फिलामेंट्स, और द थिक फिलामेंट्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे होते हैं विद द थिन फिलामेंट्स, एक्चुअली दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ए बैंड। और उसके बाद फिर बिल्कुल सार्कोमियर के मिड में जहां पे ओनली थिक फिलामेंट आपको मिलेंगे इसको हम बोलते हैं दिस इज द एच जोन। और फिर दरमियान में एक लाइन भी होती है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। सो अब ये कंप्यूटराइज फोटोग्राफ को जरा आप देखें कैसे हमारे पास ये जी लाइन है, जी डिस्क है, और जी डिस्क के दोनों तरफ आपको क्या नजर आ रहा है? यू कैन सी दिस थिन फिलामेंट्स।
सो ये हमारे पास थिन फिलामेंट्स हैं. ओवर हेयर अगेन यू हैव गॉट दीज थिन फिलामेंट्स. सो ये थिन फिलामेंट्स हैं. और अब देखें कि जो जी लाइन है ये बेसिकली ये जो आई बैंड है यानी कि दोनों तरफ का एक सार्कोमेयर इस साइड पे और एक सार्कोमेयर इस साइड पे है, तो दोनों का जो लाइटर रीजन है यानी कि जहाँ पे थिन फिलामेंट्स हैं, सो अल्टीमेटली जी लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है. अब देख सकते हैं उसको ये बाइसेक्ट कर रही है. सो जी लाइन आपको नजर आएगी बाइसेक्टिंग द लाइटर बैंड, राइट. सो ये जो बैंड है इसको हम बोलते हैं ये आई बैंड है विच कंटेन्स ओनली एंड ओनली द थिन फिलामेंट्स. एंड उसके बाद फिर अगर आप गौर करें तो उसके बाद अगर आप गौर करें कि जो अल्टीमेटली फिर टुवर्ड्स द मिडिल पोर्शन ऑफ द सार्कोमियर यू हैव गॉट दीज थिक फिलामेंट्स. और जो एक्सटेंट है थिक फिलामेंट्स की, अगर आप इस थिक फिलामेंट्स के एक्सटेंट को देखें तो अल्टीमेटली जो बैंड आपको मिलेगा दैट इज द ए बैंड. सो ए बैंड में थिक फिलामेंट्स हैं लेकिन साथ ओवरलैपिंग ये थिन फिलामेंट्स भी आ गए हैं, राइट. सो जहां तक थिक फिलामेंट्स की एक्सटेंट है उसको हम ए बैंड बोल रहे हैं, राइट. और उसके बाद फिर जो सार्कोमियर है इसके मिडल पोर्शन में ऐसा एरिया भी आपको मिलेगा जहां पे आपको ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट्स मिलेंगे. इसको हम बोलते हैं दिस इज द एच जोन, जिसको बाइसेक्ट कर रही होती है एम लाइन. सो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्कोमियर क्या है, ये डिस्टेंस, ये एरिया बिटवीन टू जी लाइंस है या जी डिस्क है, राइट. और आई बैंड क्या है, इट्स द बैंड हैविंग ओनली थिन फिलामेंट्स. ए बैंड क्या है, बैंड हैविंग थिक एज वेल एज थिन फिलामेंट्स. एच जोन क्या है, द बैंड हैविंग ओनली थिक फिलामेंट्स. और एम लाइन क्या है, एम लाइन ये सार्कोमियर या ए बैंड या इवन एच जोन, इन सब का जो मिडिल पॉइंट है, मिड में जो लाइन है बेसिकली उसको हम एम लाइन करते हैं. सो इन सब का, जैसे ए बैंड का और एच जोन का और सार्कोमियर का, इन सब का ये मिड पॉइंट है. सो इसको हम कह रहे हैं ये एम लाइन है, राइट. आई होप जब आपको जो बैंड्स का अंदाजा हो गया होगा, एग्जाम आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड कंटेन्स ओनली थिन फिलामेंट्स. आंसर आई बैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स कंटेन ओनली थिक फिलामेंट्स, एच जोन. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स थिक एज वेल एज थिन फिलामेंट्स, आंसर इज ए बैंड, राइट. और इस तरह से एग्जाम अगर आपसे पूछता है कि मिडिल पोर्शन ऑफ द एच जोन, राइट, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द एम लाइन. इस तरह से ए बैंड या सार्कोमेयर का भी जो मिड पॉइंट होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज द एम लाइन. सो नाउ अभी तक हमने जस्ट फोटोग्राफ की मदद से सार्कोमेयर को अंडरस्टैंड किया है. अब हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक फ्लो शीट की में सम अप भी करते हैं. यू सी इन हियर यू लुक एट द सार्कोमेयर, तो आपको सार्कोमेयर में बेसिकली ये ए बैंड में मिलेगा. और ये सार्कोमेयर्स कहाँ पे है, बेसिकली दे आर इन द मायोफिब्रिल्स. तो ये जो बेंडिंग आपको नजर आ रही है ये आपको मायोफिब्रिल्स के लेवल पे नजर आ रही होगी, राइट. सो आपको ए बैंड मिलेगा. ए बैंड ये डार्क बैंड है, राइट, डार्क बैंड है. और इसको हम कहते हैं ये एन आइसोट्रोपिक है. क्यों एन आइसोट्रोपिक है, क्योंकि इट हैज गॉट थिक फिलामेंट्स एज वेल एज थिन फिलामेंट्स. ये आइसोट्रोपिक होता अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स होते या सिर्फ थिन फिलामेंट्स होते. तो ये एन आइसोट्रोपिक इसलिए है क्योंकि इसमें थिक एंड थिन फिलामेंट्स दोनों हैं. और उसके बाद वी हैव गॉट द आई बैंड. अब आई बैंड जो ये लाइट बैंड है और ये आइसोट्रोपिक है. एंड व्हाई इट इज आइसोट्रोपिक, बिकॉज इट हैज गॉट थिन फिलामेंट्स ओनली. एंड देन वी हैव गॉट द एच जोन. जो एच जोन है बेसिकली ये लाइटर स्ट्रिप है इन द मिड सेक्शन ऑफ द ए बैंड. सो बेसिकली इसको एच जोन इसको इसलिए कहते हैं एच फॉर हेले विच मीन्स एक्चुअली ब्राइट. सो जो एच जोन है ये हमारे ए बैंड के भी मिड में जहां पे ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं वो एच जोन प्रेजेंट होगा. और ऑफ कोर्स ये भी होगा आइसोट्रोपिक. क्यों, क्योंकि वहां पे ओनली थिक फिलामेंट्स हैं, यू डोंट हैव द थिन फिलामेंट्स देयर. और उसके बाद फिर व्हाट वी हैव गॉट द एम लाइन. तो एम लाइन क्या है, डार्क लाइन है विच इज बाइसेक्टिंग द एच जोन, ठीक है, एम फॉर मिडिल. सो एच जोन को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन. इसी तरह से इवन ए बैंड को और पूरे सार्कोमियर को भी बाइसेक्ट कर रही होती है. सो वी हैव गॉट द एम लाइन. और जी लाइन क्या है, बेसिकली जी लाइन ये मिड लाइन ऑफ द आई बैंड है, मिड लाइन ऑफ द आई बैंड है. सो जी स्टैंड्स फॉर जुविशन और बिटवीन. सो बेसिकली जी लाइन जो है ये आई बैंड के दरमियान में प्रेजेंट है, राइट, इसके मिड में प्रेजेंट है. सो इसलिए हम इसको जी लाइन बोलते हैं, राइट. So once again, A band, it has got thick as well as thin filaments. The I band has got thin filaments only. H zone has got thick filaments only.
and M line and Z lines they are just the lines. अब जहाँ पे दोनों तरह के फिलामेंट्स आपको मिलेंगे ये एनआइसोट्रोपिक है, और वो बैंड्स जहाँ पे आपको सिर्फ एक कैटेगरी के फिलामेंट्स मिलेंगे यानी कि थिन या थिक मिलेंगे तो ये दोनों होंगे क्या, आइसोट्रोपिक, दे वुड बी द आइसोट्रोपिक. और एग्जाम के लिए याद रखिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ प्रेजेंट की जाती है और आपसे कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर बैंड को या स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो अप्रोच डेवलप करनी है वो क्या डेवलप करनी है कि आपने देखना है कि लाइटर बैंड कहाँ पे नज़र आ रहा है, और जस्ट आप पहले लाइटर बैंड को ढूंढें. सो यू वुड बी हैविंग द अल्टरनेट डार्क एंड द लाइट बैंड्स. तो लाइट बैंड को ढूंढें और लाइट बैंड के फिर मिड पॉइंट को देखें, दैट वुड बी द जी लाइन. सो जी लाइन को रेफरेंस बना के बाकी जितनी भी बैंड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आप फिर कह लें कि आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं. So now I have got few questions for you. A option is A band, B option is H zone, C option is I band and D option is A band and H zone. And statement है हमारे पास, which of the following segment of sarcomere contains only thick filaments. So सिर्फ thick filaments हमने कहाँ पे देखे थे, in the H zone. Another statement, thick filament is present in which of the is present in, right? So thick filament is present in. तो इनमें से थिक फिलामेंट किस में प्रेजेंट है, हमने देखा ए बैंड में थिक फिलामेंट प्रेजेंट था, इसके अलावा एच जोन में भी थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, आई बैंड में थिक फिलामेंट नहीं है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी ए बैंड एंड द एच जोन, बोथ ऑफ देम आर हैविंग द थिक फिलामेंट. Another statement, which of the following segment of sarcomere contains overlapping thin and thick filaments. सो किस सेगमेंट में ओवरलैपिंग थिक और थिन फिलामेंट है, तो जो ए बैंड है इसमें ओवरलैपिंग थिक एंड थिन फिलामेंट हमें मिलेंगे, राइट. एच जोन में जस्ट थिक है और आई बैंड में जस्ट थिन है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा. एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी लाइन इज मिड लाइन ऑफ. तो जो जी लाइन है बेसिकली हमने देखा था कि ये आई बैंड की मिड लाइन है, ये लाइटर बैंड को बाइसेक्ट कर रही होती है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली. सो इसमें अब ज़रा गौर करें आप कि से हमारे पास ये मसल है रिलैक्स स्टेट में, और इसमें यू कैन सी हियर हमारे पास ये एक जी लाइन है और ये दूसरी जी लाइन है, एंड हेयर यू कैन सी द आई बैंड, हेयर यू कैन सी अनदर आई बैंड, दरमियान में हमारे पास ये ए बैंड नज़र आ रहा है आपको, और ए बैंड के भी मिडल में ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली एच जोन है जिसकी मिड लाइन जो है वो एम लाइन बनी हुई है, राइट. सो ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है. अब देखिए कि जब मसल पार्शली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जी लाइंस दे वुड स्टार्ट कमिंग क्लोजर. जब जी लाइंस क्लोजर आ रही हैं इससे व्हाट डू यू थिंक, आई बैंड को क्या हुआ है, ये शॉर्ट हुआ है. आंसर इज यस, आई बैंड शॉर्ट हुआ है. जो एच जोन है क्या ये शॉर्ट हुआ है, यू कैन सी कि जो एच जोन है ये भी शॉर्ट हुआ है, राइट. और इसके अलावा जो ए बैंड है क्या ये शॉर्ट हुआ है, यू सीन हियर यहाँ पे ए बैंड इतना था तो इवन पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में भी जो ए बैंड है इसने अपनी ओरिजिनल एक्सटेंट को मेंटेन किया है, राइट. ओके, अब हम देखते हैं एक ऐसे सार्कोमियर पे जो कि कह लें कि फुली कॉन्ट्रैक्टेड है. सो व्हेन द मसल इज फुली कॉन्ट्रैक्टेड, अब देखिए जो जी लाइंस हैं वो और भी ज़्यादा क्लोजर आ गई हैं. सो पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड में क्लोजर आई थी और फुली कॉन्ट्रैक्टेड में और भी ज़्यादा क्लोजर है. सो यू सीन हियर ये बिल्कुल क्लोज आ गई हैं. अब जो अब देख सकते हैं कि जो आई बैंड है वो और भी शॉर्ट हो चुका है, राइट, फुल कॉन्ट्रैक्शन में, जबकि जो एच जोन है ये बिल्कुल मिनिमल सा रह गया है और इवन एक्सट्रीमली विग्रस कॉन्ट्रैक्शन में समटाइम्स ये डिसअपीयर भी हो सकता है. लेकिन जो ए बैंड है, ए बैंड अभी भी आपको उतना ही नजर आएगा जितना कि मसल में रिलैक्स स्टेट पे था. सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बैंड ऐसा होगा सार्कोमियर का जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन से शॉर्टन नहीं होगा, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द ए बैंड. ए बैंड शॉर्टन नहीं होगा. सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होना है, ए बैंड इट एग्जिबिट्स नो चेंज. सो दिस इज अ पैराडॉक्सिकल इंफॉर्मेशन, ए बैंड इट एग्जिबिट्स नो चेंज. हाँ, आई बैंड जो है ये आपको शॉर्टन होता हुआ नजर आया है, एच जोन ये भी नैरो डाउन हुआ है, और जो जी लाइंस हैं ये भी इवन क्लोजर मूव कर गई हैं, लेकिन ए बैंड ने अपनी एक्सटेंट को मेंटेन किया है. अ वेरी हाई यील्ड फैक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. And now I have got a question for you. Which of the following is false regarding skeletal muscle contraction? A band shortens नहीं भाई, A band तो कभी भी shorten नहीं होगा.
राइट। सो ये चीज फॉल्स है। हाँ, एज जोन नैरोज डाउन, ये बात बिल्कुल ठीक है। आई बैंड शॉर्टन बिल्कुल होगा। जी लाइंस भी एक दूसरे के क्लोज आएंगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ए बैंड शॉर्टन, क्योंकि पूछा गया है आपसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो ये ए बैंड का शॉर्टन होना ये फॉल्स है, क्योंकि असल में ए बैंड अपनी जो ओरिजिनल एक्सटेंट है उसको मेंटेन करता है। सो अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। And now let's talk about the energy for the muscle contraction. अब जो डिफरेंट लेयर्स हैं बेसिकली एनर्जी प्रोविजन के लिए टू द मसल। सो पहली प्रायोरिटी मसल की क्या होती है कि ये एटीपी लेता है फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टोर्ड ग्लाइकोजन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? ग्लाइकोलिसिस के बाद एसिटाइल-CoA फॉर्मेशन, देन क्रेब्स साइकिल, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक्चुअली दे आर गिविंग स्लो एंड सस्टेन्ड एनर्जी, राइट। सो पहली प्रायोरिटी स्केलेटल मसल की क्या होती है? वो एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में जो एटीपी आ रही है उसको कंज्यूम करे, राइट। और उसके बाद फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है कि अगर फर्ज करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन ये स्ट्रेट अवे जो एनर्जी नीड्स है मसल की इनको कोप अप नहीं कर पा रही स्ट्रेट अवे, सो जो इवन जो एनर्जी है फिर वो क्रेटिनिन फॉस्फेट से भी ली जा सकती है। सो इसमें होता क्या है कि बेसिकली जब सेल के पास एक्स्ट्रा एटीपी होती है वो उसको क्रेटिनिन के साथ कंबाइन करके क्रेटिनिन फॉस्फेट की शक्ल में स्टोर कर लेता है, और उसके बाद फिर जब जरूरत पेश आती है तो क्रेटिनिन फॉस्फेट को ब्रेक करके दोबारा फिर एटीपी बना लेता है। सो आप ये कह सकते हैं कि क्रेटिनिन फॉस्फेट जो है ये एक फैंसी वे है ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी, राइट, स्टोरिंग द एटीपी। सो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल यू सीन हियर कि हमारे पास ये है लाइक ये क्रेटिनिन है, हियर वी गॉट द क्रेटिनिन एंड हियर वी हैव गॉट द फॉस्फेट। सो जब हमारे पास एटीपी ज़्यादा है, एटीपी जब हमारे पास एक्सेस में है तो तब क्या करते हैं हम क्रेटिनिन फॉस्फेट बना लेते हैं। सो एटीपी जो है बेसिकली ये ब्रेक डाउन होती है, ये अपना एक फॉस्फेट दे देगी क्रेटिन को एंड यू विल एंड अप हैविंग द क्रेटिन फॉस्फेट, राइट। सो ये तब होगा जब एटीपी ज़्यादा है, वंस अगेन जब एटीपी ज़्यादा है। अब जब कभी एटीपी कम होगी, जब एटीपी कम होगी इस सिचुएशन में क्या होगा कि क्रेटिन के साथ जो फॉस्फेट अटैच था ये अपना फॉस्फेट दोबारा फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को यानी कि एडीपी को दे देगा एंड यू विल एंड अप हैविंग द एटीपी। अब ये जो एटीपी है इसको स्केलेटल मसल अपने कह लें कि नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूटिलाइज कर लेगा। सो वंस अगेन पहली प्रायोरिटी क्या है? स्केलेटल मसल एनर्जी या एटीपी कहाँ से लेगा? बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, स्पेशली द एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि मेनली माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। एंड उसके बाद फिर अगर सेल के पास एक्सेस एनर्जी होती है तो एट गुड टाइम्स वो क्या करता है, वो एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी काफ़ी हद तक वो क्रेटिन फॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर कर देता है, और बाद में इसी स्टोर को जब कभी एकदम से एटीपी की ज़रूरत पेश आए उसको इसी स्टोर को मोबिलाइज करके दोबारा एटीपी जनरेट करके वो उस एटीपी को कंज्यूम कर सकता है। सो ये सेकेंड लेयर है। एंड थर्ड प्रायोरिटी क्या है कि एटीपी फ्रॉम द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर फर्ज करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन और जो क्रेटिन फॉस्फेट है ये दोनों एनर्जी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रही, अब जो वे है वो एनर्जी ऑफ कोर्स वी नीड, इफ द मसल नीड्स एटीपी इट डेफिनेटली नीड्स इट, राइट। सो वी हैव टू डिवाइस सम वे सो एज टू गिव इट द एटीपी, और रैपिडली इसको एटीपी देने का जो तरीका है दैट इज द एरोबिक, दैट इज द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन विच इज एक्चुअली बाय द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, या सिंपली अब ये कह लें कि हम जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं बेसिकली, उसमें वी हैव गॉट द ग्लाइकोलिसिस एंड देन वी हैव गॉट द एसिटाइल-CoA फॉर्मेशन, देन वी हैव गॉट द क्रेब्स साइकिल एंड देन वी हैव गॉट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें देखें कि जो एसिटाइल-CoA फॉर्मेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे के सारे आप कह लें कि एक्सक्लूसिवली ये एरोबिक के पार्ट्स हैं, यानी कि ये समहाउ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये रिएक्शंस होंगे, जबकि जो ग्लाइकोलिसिस है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो या जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो एरोबिक पार्ट है बेसिकली इट गिव्स यू स्लो बट सस्टेन्ड एनर्जी, और जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस बेसिकली इट गिव्स यू क्विक बट इल सस्टेन्ड एनर्जी, इल सस्टेन्ड एनर्जी। यानी कि इसको एग्जाम्पलीफाई मैं इस तरह से करूंगा जैसे हमारे बैक के मसल्स हैं, ये फटीग नहीं होते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिवली आप कह लें कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जितने की मसल्स की एटीपी की नीड है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर कंटिन्यूसली जनरेटिंग एटीपी, और हमारे जो बैक के मसल्स हैं ये फटीग जनरली नहीं होते पोस्चर मसल्स में।
लेकिन इसके मुकाबले में हमारे जो लिम्स के मसल्स हैं दे गेट फटीग्ड से। अगर मैं अभी दौड़ लगानी शुरू करता हूँ, राइट, अभी दौड़ लगानी शुरू करूंगा, सबसे पहले क्या होगा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में जो एटीपी प्रोड्यूस हुई है मेरे मसल सेल्स के अंदर, जो खासतौर पर लिम्स के मसल सेल्स हैं, सबसे पहले वो कंज्यूम होगी। वंस इट्स गॉन, अब थोड़ी सी एनर्जी स्टोर्ड है क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म में, अब इसको मोबिलाइज किया जाएगा अल्टीमेटली, अब इसकी जो एटीपी है ये भी कंज्यूम हो जाएगी। अगर इफ आई स्टिल कीप ऑन रनिंग और अभी भी एनर्जी नीड है तो फौरी तौर पे आई हैव टू डिवाइस सम वे कि क्विकली एनर्जी दी जा सके। तो फिर क्या होगा, सेल में रैपिडली ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब रैपिडली ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगी उससे क्विकली मोर एटीपी वी विल गेट, लेकिन उसमें साथ एक प्रॉब्लम ये आएगा कि साथ लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी विच वुड कॉज द मसल फटीग, राइट। सो बहरहाल जो थर्ड प्रायोरिटी जो होती है मसल की किसी भी स्टेट में, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए एटीपी जनरेट करना होता है। सो ये डिफरेंट कह लें कि लेयर्स हैं, जिन लेयर्स में जो मसल है ये अपनी कह लें कि एनर्जी नीड्स को फुलफिल करता है। इट डज इट इन डिफरेंट लेयर्स। पहले नंबर पे एरोबिक के ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया से, दूसरे नंबर पे जो स्टोर एटीपी है क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म में उसके ज़रिए, और तीसरे नंबर पे एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए जल्दी से नई एटीपी बना के ये अपनी ज़रूरियात को मसल पूरा करता है। So I have got a question for you at this stage. Which of the following can act as energy currency in skeletal muscle cells? ATP, phosphocreatine, glucose, ATP and phosphocreatine. Best response to this question is ATP. जो energy currency है वो ATP ही है, जो यूज होनी है वो ATP ही है। जो phosphocreatine है it's just a way of storing the ATP or way of storing the energy which is present in the ATP you can say, right, ताकि इससे भी दोबारा हम ATP ही बनाएंगे, जो कंज्यूम होनी है वो ATP ही होनी है। So best response to this question would be alpha. Don't join any traditional academy. नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एमडीकैट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स, अब जिस भी प्रोविंस से है रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। So this is all about the structure of the skeletal muscle, and now we are going to start off our discussion with the mechanism for contraction of skeletal muscles. अब हम skeletal muscles की contraction के लिए mechanism को discuss करते हैं। So let me orient you towards this photograph. Just imagine करें कि ये हमारे पास एक muscle cell है। So here you got this muscle cell, right? और ये जो आपको नजर आ रही है this is the muscle membrane. ये muscle cell की ये membrane है और ये point जहाँ से मसल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट की हुई है ये टी ट्यूब्यूल है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सार्कोलेमा है। सो दिस इज द सार्कोलेमा और द मसल सेल मेम्ब्रेन। सो यू गॉट द सार्कोलेमा देयर। अब इसमें आप जरा गौर करें कि ये जो आ रहा है बेसिकली ये एक मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल है। सो दिस इज द टर्मिनल ऑफ अ मोटर न्यूरॉन
और इस टर्मिनल के अंदर स्टोर्ड हैं डिफरेंट वेसिकल्स विच आर एक्चुअली हैविंग द एसिटिल कोलिन, राइट। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के एक्सटेंशन के तौर पे यहाँ पे अल्टीमेटली मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल आ रहा है एंड दिस इज कमिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन। और ये जो एरिया है हम कहते हैं ये क्या बन गया, दिस इज अ मोटर एंड प्लेट। ये है जी हमारे पास मोटर एंड प्लेट। अब बेसिकली होता क्या है, और इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ और भी गौर कीजिएगा कि ये जो हमारा जो टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड वी हैव गॉट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर्ड है, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर्ड है। और उसके बाद फिर हम एक्टिन और मायोसिन और इसके अलावा जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन सी इनकी जो आपस में को एग्जिस्टेंस है उसको हम ऑलरेडी डिटेल से देख चुके हैं कि किस तरह से जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर एंड व्हेन द कैल्शियम वुड कम इन द सार्कोप्लाज्म दे वुड इंटरेक्ट, राइट। सो ये ओवरऑल मैंने आपको जस्ट ओरिएंटेशन दी है। अब हम एक स्टोरी की शक्ल में सारे के सारे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि मैंने अब इस मार्कर को पिक करना है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इस मूवमेंट को डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको इनिशिएट कर रहा हूं एंड ये यू सीन हियर मैंने अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और अल्टीमेटली आई हैव पिक्ड इट। तो बेसिकली ये हुआ कैसे, राइट। सबसे पहले जो मैसेज है वो आप कह लें कि मोटर न्यूरॉन के जरिए या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जरिए अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल के जरिए मैसेज आया एट द मोटर एंड प्लेट। सो जब एक्शन पोटेंशियल आया एट द मोटर एंड प्लेट तो जो आप कह लें कि जो टर्मिनल है ये वाला जो इस मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल है इसके ऊपर प्रेजेंट हैं कैल्शियम चैनल्स। सो जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। सो जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया इस मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल पे कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ जिसकी वजह से ये जो वेसिकल्स हैं जो कि इस टर्मिनल के अंदर जो वेसिकल्स प्रेजेंट हैं ये वेसिकल्स फ्यूज होंगे विद दिस मेम्ब्रेन, राइट। ये इस मोटर न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज होंगे और एसिटिल कोलिन जो इट वुड बी रिलीज्ड इनटू दिस क्लेफ्ट, राइट। सो ये बेसिकली अब कह लें कि इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर चूंकि ये जो ओवरऑल ये जो प्लेट है बेसिकली मोटर एंड प्लेट ये भी स्नैप्स ही की एक एग्जांपल है। सो एसिटिल कोलिन स्नैप्स के अंदर आ गई। अब जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो कि इस केस में स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर अब एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। लाइक मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ से ये हमारे पास रिसेप्टर है किसका, एसिटिल कोलिन का रिसेप्टर है और एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड हैं सोडियम चैनल्स। इनको हम कहते हैं दीज आर लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स, राइट। दीज आर लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। सो बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है ये अल्टीमेटली यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। सो जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है या जो मसल मेम्ब्रेन है मोटर एंड प्लेट पे वहाँ पे उसके ऊपर एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि जुड़े हैं विद द सोडियम चैनल्स। जैसे ही एसिटिल कोलिन बाइंड होगी विद द रिसेप्टर क्या होगा, सोडियम चैनल्स दे वुड ओपन। जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑलरेडी ज्यादा है, सोडियम वुड मूव इनटू द स्केलेटल मसल सेल। तो इससे जो एक्शन पोटेंशियल पहले मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल पे आया था अब वो एक्शन पोटेंशियल जो वो आगे अब कह लें कि स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन पे शिफ्ट हो गया हुआ है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है जब ये ट्रेवल करेगा इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल वाया दिस टी ट्यूब्यूल तो इससे क्या होगा, टी ट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड कुछ फूड प्रोसेसेस होते हैं जिन्होंने जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर कैल्शियम स्टोर हुआ होता है उसके ऊपर होल्स को क्लोज किया हुआ होता है। सो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये जो फूड प्रोसेसेस हैं ये अवे मूव करेंगे, उसकी वजह से जो कैल्शियम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ जाएगा इनटू द सार्कोप्लाज्म। और जब कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आएगा इट विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करने की वजह से ट्रोपोनिन सी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी एंड ट्रोपोमायोसिन विल रिजल्टेंटली मूव, एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी और मायोसिन की ऑलरेडी एफिनिटी है फॉर द बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन। इस तरह से मायोसिन और एक्टिन का इंटरेक्शन होगा एंड रिजल्टेंटली यू विल एंड अप हैविंग द कॉन्ट्रैक्शन। सो अब दोबारा फिर इसको देखें, इसकी समरी हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एसिटिल कोलिन रिलीज हुई, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड की और नंबर 2 पे क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जो है ये टी ट्यूब्यूल्स तक पहुंचा और उसके नतीजे में क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम को रिलीज कर दिया इनटू द सार्कोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल सेल। और उसके नतीजे में क्या हुआ, अल्टीमेटली जो कैल्शियम है ये जाके बाइंड किया विद द ट्रोपोनिन सी जिसकी वजह से एक्टिव साइट्स जो एक्सपोज हुई और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुई, यानी कि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं बेसिकली वो जाके जो मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस हैं वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स के साथ अटैच हो गए और अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हो गई, राइट।
सो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक ट्रेसिंग की मदद से भी लेके आते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि सबसे पहले वी हैव गॉट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अल्टीमेटली कह लें कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जरिए जो मैसेज है वो भेजा जा रहा है टू द मोटर एंड प्लेट, सो वहाँ पे खास तौर पे जो मोटर न्यूरॉन है उसके टर्मिनल पे जो एक्शन पोटेंशियल आया है उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी तो उसकी वजह से सोडियम चैनल्स हैं स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन पे वो ओपन होगी। जब सोडियम इन्फ्लक्स जब होगा इनटू द स्केलेटल मसल सेल उसके नतीजे में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ऑन द स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन। और वो जो एक्शन पोटेंशियल है नाउ व्हेन इट वुड गो अलोंग द टी ट्यूब्यूल्स, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रेजेंट है कह लें कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट हैं वो ओपन हो जाएंगे। इसके नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी। और उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन विल मूव एंड बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन वुड बी एक्सपोज्ड। और उससे फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होगी, राइट। सो इसमें फिर क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होगी और क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट वुड बी मायोसिन एटीपीएस। इसको हम आगे चल के डिटेल से ज़रा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली यू विल गेट कॉन्ट्रैक्शन। और फिर जब कॉन्ट्रैक्शन को टर्मिनेट करना होगा व्हाट विल डू, विल पंप द कैल्शियम बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अल्टीमेटली ये काम होगा विद द हेल्प ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपीएस, जिसके नतीजे में जो कॉन्ट्रैक्शन है ये टर्मिनेट हो जाएगी। सो हम बॉटम लाइन पॉइंट ये जनरेट कर सकते हैं कि कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्म इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन। इफ देयर इज मोर कैल्शियम इन द सार्कोप्लाज्म there is more contraction. If there is less calcium in the sarcoplasm, there is less contraction, and if there is no calcium in the sarcoplasm, there would be no contraction. So C for calcium and C for contraction. So हम कह सकते हैं कि जो contraction है that is directly related to with the concentration of calcium in the sarcoplasm. Contraction of the skeletal muscles. राइट, सो कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द सार्कोप्लाज्म के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है, यू कैन से दैट, राइट। सो दोबारा फिर इस सारी स्टोरी को हम सम अप करते हैं, ज़रा रिकॉल कीजिएगा मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप। इसको हम देखते हैं कि कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इम्पल्स जनरेट हुई और अल्टीमेटली सोमैटिक न्यूरॉन के टर्मिनल तक एक्शन पोटेंशियल पहुंचा। वहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है उसके ऊपर कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए तो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ और उस कैल्शियम इन्फ्लक्स के नतीजे में एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किए। उसके नतीजे में एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में गई और एसिटाइलकोलिन जाके अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड की जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं इन द मोटर एंड प्लेट, जिसके नतीजे में सोडियम चैनल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो ओपन होंगी और सोडियम इन्फ्लक्स होगा और जो स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन है वो हो जाएगी डीपोलराइज या एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट हो जाएगा। अब वो एक्शन पोटेंशियल जो कि मोटर न्यूरॉन के जरिए मोटर एंड प्लेट पे आया था अब वो समझ लें कि टेक्निकली शिफ्ट हो गया है टू द स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है जब ये टी ट्यूब्यूल के लॉन्ग सेल के अंदर जाएगा तो इससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो चैनल्स हैं कैल्शियम चैनल्स वो ओपन होंगे। जब वो कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे कैल्शियम वुड मूव आउट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म और वो जो कैल्शियम है जाके इसने बाइंड करना है विद द ट्रोपोनिन सी। जब ये कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा तो इससे ट्रोपोमायोसिन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी और ट्रोपोमायोसिन वुड मूव अवे एंड जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं ये एक्सपोज होंगी, जिसके नतीजे में मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस का एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ इंटरेक्शन होगा एंड दैट वुड बी द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एंड जब हम चाह रहे हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्शन को टर्मिनेट करना है हम इस कैल्शियम को क्या करेंगे, इसको पंप बैक करेंगे इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपीएस एंजाइम। And when we will remove the calcium out of the cytoplasm of the skeletal muscle cell or muscle fiber or that is the sarcoplasm, तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो contraction है वो terminate हो जाएगी। So bottom line point of my entire discussion up till now is the calcium goes with contraction, right? More calcium, more contraction, less calcium, less contraction, no calcium, no contraction, right? So for contraction you need to have calcium in the cytoplasm.
अब हम थोड़ी सी ज़रा डिटेल देखते हैं क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग की, कि क्रॉस ब्रिज साइकिल क्या होता है बेसिकली। यू सीन हियर, जब मसल रेस्टिंग स्टेट पे है, जब मसल रेस्टिंग स्टेट पे है उस वक्त क्या होता है, जो उस वक्त होगा ये कि हाई एनर्जी और हाई एफिनिटी क्रॉस ब्रिजेस होते हैं। सो इस टाइम पे हमारे जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो हाई एनर्जी स्टेट पे, राइट, व्हेन द मसल इज एट रेस्टिंग स्टेट, वो हाई एनर्जी स्टेट पे है। हाई एनर्जी स्टेट पे कैसे आते हैं ये भी अभी इस साइकिल के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। सो ये हाई एनर्जी स्टेट पे है और इस वक्त इनकी एफिनिटी क्रॉस ब्रिजेस के लिए वेरी हाई है। लेकिन जो ट्रोपोमायोसिन है इट प्रिवेंट्स द क्रॉस लिंकिंग टू एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन ये एक्टिन के साथ जो क्रॉस लिंकिंग है उसको प्रिवेंट करती है, कर रही है व्हेन द मसल इज एट रेस्टिंग स्टेट। सो जब कैल्शियम आएगा, कैल्शियम अटैचमेंट टू द ट्रोपोनिन एंड सब्सिक्वेंट मूवमेंट ऑफ द ट्रोपोमायोसिन अनकवर्स द साइट ऑन द एक्टिन दैट बाइंड्स ऑन द क्रॉस ब्रिज। सो जैसे ही कैल्शियम आया तो उसके नतीजे में क्या हुआ, वो ट्रोपोनिन सी से बाइंड किया, जिससे ट्रोपोमायोसिन अवे मूव की, बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हुई और बाइंडिंग हो गई क्रॉस ब्रिजेस की टू दी एक्टिन। जैसे हम देख सकते हैं कि पहले जो है ओवरऑल ये देखें कि ये थिक फिलामेंट है, ये इसका क्रॉस ब्रिज है, राइट। तो अब देखें कि बेसिकली इट वांट्स टू बाइंड विद द एक्टिन, लेकिन दरमियान में ट्रोपोमायोसिन है वो इसको अलाउ नहीं करे, इसके साथ बाइंड करे। जैसे ही कैल्शियम आएगा ट्रोपोनिन सी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, ट्रोपोमायोसिन अवे मूव करेगी, तो अब क्या होगा, बाइंडिंग होगी क्रॉस ब्रिज की विद द एक्टिन। और उसके बाद फिर क्या होगा, अब इस बाइंडिंग के बाद क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर्ड है, जो एनर्जी स्टोर्ड है इस क्रॉस ब्रिज के अंदर, चूंकि हमने देखा था पहले ये हाई एनर्जी स्टेट में है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है अल्टीमेटली वो क्या होगा, उसी से पावर स्ट्रोक आएगा। यू सीन हियर, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट्स एंड और एक्टिव टेंशन। सो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर फर्स्ट करें कि ये हमारे पास बाइंडिंग साइड है और ये क्रॉस ब्रिज है। सो सबसे पहले क्या हुआ कि जो बाइंडिंग साइड, एक्टिन की बाइंडिंग साइड, इसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है, ये क्रॉस ब्रिज है। सो अब होगा क्या, जैसे कैल्शियम आया तो ये ट्रोपोमायोसिन अवे मूव कर गई, बाइंडिंग साइड एक्सपोज हुई। अब अल्टीमेटली इसकी डायरेक्ट एफिनिटी है विद द बाइंडिंग साइड क्रॉस ब्रिज की, स्ट्रेट जाके ये बाइंड कर जाएगा विद द बाइंडिंग साइड। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उससे पावर स्ट्रोक आएगा एंड जो थिन फिलामेंट है ये टुवर्ड्स एम लाइन मूव करेगा, राइट। और उसके बाद एम लाइन की तरफ ये मूव तो कर गया। अब देखिए इसकी बाइंडिंग के लिए क्या कोई एटीपी कंज्यूम हुई, इसकी बाइंडिंग के लिए कोई एटीपी कंज्यूम नहीं हुई। पावर स्ट्रोक आया, क्या इसके अंदर कोई एटीपी कंज्यूम हुई? अगेन आंसर इज नो, क्योंकि इसके अंदर जो ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड थी वही एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हुई है। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पे अब इसके साथ ये अटैच्ड है, इसके साथ नेचुरल एफिनिटी है। अब अगर फर्ज करें कि ये इससे डिटैच करने का कोई तरीका अगर हम नहीं अडॉप्ट करते तो ये यहीं पे फिक्स रह जाएगा सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। सो होगा क्या फिर, अब इस स्टेज पे एटीपी आती है, एटीपी आके बाइंड करेगी, राइट, विद द क्रॉस ब्रिज। सो यू सीन हियर, जब एटीपी बाइंड करेगी विद द क्रॉस ब्रिज, तो से ये क्रॉस ब्रिज है, अब इसके साथ आके जब एटीपी बाइंड करेगी, इससे जो अफिनिटी है क्रॉस ब्रिज की वो लूज हो जाएगी फॉर द बाइंडिंग साइड और अल्टीमेटली इट वुड मूव अवे फ्रॉम द बाइंडिंग साइड, राइट। और अभी सिर्फ एटीपी की बाइंडिंग है, याद रखना एटीपी की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई अभी, राइट। अभी पूरी की पूरी एटीपी की शक्ल में, राइट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिर्फ जाके अटैच हुई है, अभी हाइड्रोलाइज नहीं हुई। सिर्फ वो जब क्रॉस ब्रिज के साथ अटैच ही हुई है उससे उसने एफिनिटी लूज की फॉर द बाइंडिंग साइड और वो उससे डिसोसिएट हो गया, जो हेड है उसका या क्रॉस ब्रिज है वो उससे डिसोसिएट हो गया। अब जो एटीपी है अब होगी एटीपी हाइड्रोलाइज। सो डिटैचमेंट के बाद हाइड्रोलाइज हो रही है। सो एटीपी कब रिक्वायर्ड है? डिटैचमेंट के लिए एटीपी रिक्वायर्ड है। और एटीपी हाइड्रोलाइसिस कब रिक्वायर्ड है? डिटैचमेंट के बाद दोबारा फिर जो इसका क्रॉस ब्रिज है इसको हाई एनर्जी स्टेट में ले जाने के लिए, राइट। सो अब क्रॉस ब्रिज की कहने की एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी एंड जो क्रॉस ब्रिज है दोबारा फिर ये हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। वंस अगेन इट्स गोइंग टू द हाई एनर्जी स्टेट, राइट। और सो हम कहते हैं ये रीकॉक हो गया है। सो अब सेपरेट हुआ और उसके बाद फिर ये दोबारा फिर रीकॉक हुआ, फिर नेक्स्ट बाइंडिंग की साइड के साथ इसने इंटरेक्ट किया और इस तरह से साइक्लिक फैशन में ये जो कॉन्ट्रैक्शन का काम चलता जाएगा। और यू सीन हियर, ये जी लाइंस हैं, ये थिन फिलामेंट्स हैं, ये थिक फिलामेंट है। सो यहाँ से ग्रेजुअली क्या करेंगे, ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ये ग्रेजुअली थिन फिलामेंट्स को इनवर्ड्स टुवर्ड्स मिड लाइन मूव करते जाएंगे और सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन होगी। सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल फाइबर
फाइबर और मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, और बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है वो टेंडन के जरिए बोन में ट्रांसमिट होगी, जिसकी वजह से बोन पे मूवमेंट होगी, राइट। सो दिस इज द क्रॉस ब्रिज साइकिल। अभी हम आगे चल के एक एनिमेशन की मदद से इसको फर्दर डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। चलें अब हाईएस्ट यील्ड पॉइंट्स को जरा हम दोबारा रिवाइज करते हैं। सो रेस्टिंग स्टेट पे क्या हुआ, रेस्टिंग स्टेट पे वी हैव गॉट दिस थिन फिलामेंट एंड वी हैव गॉट दिस थिक फिलामेंट। रेस्टिंग स्टेट पे जो थिन फिलामेंट है इसकी बाइंडिंग साइड जो है वो कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोमायोसिन, जबकि जो क्रॉस ब्रिज है मायोसिन का ये हाई एनर्जी स्टेट में, राइट। इट वांट्स टू बाइंड विद द बाइंडिंग साइड, लेकिन इसको ट्रोपोमायोसिन ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहे। अब उसके बाद जैसे ही कैल्शियम आएगा सेल के साइटोप्लाज्म में या सार्कोप्लाज्म में, उसकी वजह से क्या होगा, ट्रोपोनिन सी ने मूव करवा देना है ट्रोपोमायोसिन को अवे फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स, जिसकी वजह से बाइंडिंग साइट्स हो जाएंगे एक्सपोज। जैसे वो एक्सपोज होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हाई एनर्जी स्टेट में है, स्ट्रेट अवे इट विल बाइंड विद द बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एक्टिन, और जैसे ही इसने बाइंड करना है इसके अंदर जो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है उसकी वजह से पावर स्ट्रोक आएगा और जो थिन फिलामेंट है टुवर्ड्स मिड लाइन मूव कर जाएगा। अब इस स्टेज पे एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो आके इसके साथ अटैच होगा। अब देखिए अभी तक इसके अटैचमेंट में भी कोई एटीपी नहीं लगी, पावर स्ट्रोक में भी कोई एटीपी नहीं लगी। अब एटीपी का मॉलिक्यूल अटैच होगा, सिर्फ एटीपी के अटैचमेंट से ही इट विल द क्रॉस ब्रिज विल लूज अफिनिटी फॉर द बाइंडिंग साइड। सो अभी भी एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं हुई, कंज्यूम नहीं हुई, जस्ट एटीपी अटैच हुई आके, राइट। सो ये उससे अवे मूव कर गया, राइट। सो डिसोसिएशन के लिए हम देख सकते हैं कि एटीपी की प्रेजेंस चाहिए, लेकिन एटीपी की हाइड्रोलिसिस अभी नहीं चाहिए। अब डिटैचमेंट के बाद क्या होगा, जो एटीपीएज एंजाइम है एसोसिएटेड विद द मायोसिन क्रॉस ब्रिज, अल्टीमेटली वो अब हाइड्रोलाइज करेगा एटीपी को, जो कि यहाँ पे एसोसिएटेड है इसके साथ, और इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कंज्यूम करते हुए इसको रिकॉक कर देगा। जब इसको रिकॉक करेगा, अब दोबारा फिर ये हाई एनर्जी स्टेट में आ गया एंड नाउ इट कैन बाइंड अनदर बाइंडिंग साइड एंड दैट्स हाउ साइक्लिक फैशन में ये ग्रेजुअली क्या करेगा, रैपिडली जो थिन फिलामेंट्स हैं उनको टुवर्ड्स मिड लाइन मूव करेगा, विच वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम इस एनिमेशन की मदद से जो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन है और जो क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग है इसको डिटेल से ज़रा डिस्कस करते हैं। गौर से इस एनिमेशन को देखिएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक इससे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो यू सीन हियर वी हैव गॉट दिस एक्टिन। सो ये आपको सारी की सारी नज़र आ रही है एक्टिन, राइट। एंड एक्टिन के आप देखें कि ओवरऑल अब जो बाइंडिंग साइट्स एक्टिन के ऊपर, सो ये एक्टिन है ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर में, सो ये भी एक्टिन है अल्टीमेटली। तो एक्टिन के ऊपर यू हैव गॉट दिस बाइंडिंग साइट्स, हियर वी हैव गॉट बाइंडिंग साइट, हियर अनदर बाइंडिंग साइट, हियर वी हैव गॉट अनदर बाइंडिंग साइट, और बाइंडिंग साइट्स कवर्ड है, ये जो ऑरेंज से कलर की प्रोटीन जा रही है ट्रोपोमायोसिन, बाइंडिंग साइट्स ट्रोपोमायोसिन से कवर्ड है, राइट। अब जरा देखिएगा, जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आएगा, कैल्शियम आके क्या करेगा, कैल्शियम बेसिकली इट विल बाइंड विद द ट्रोपोमायोसिन, इट विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन सी। सो ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे ही बाइंड किया कैल्शियम, क्या हुआ, तो जो ट्रोपोमायोसिन है इट मूव्ड अवे फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन। देखिए बाइंडिंग साइट्स क्या हो गई हैं, एक्सपोज हो गई हैं। जब बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गई हैं तो अब आप जरा गौर कीजिएगा कि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं थिक फिलामेंट्स के, स्ट्रेट अवे आके बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो गए, और अल्टीमेटली इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल इख्तियार कर रही है, वो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में कवर हो रही है। सो इससे अब देखें थिन फिलामेंट टुवर्ड्स मिड लाइन मूव कर रहा है, राइट। उसके बाद फिर अब देखिए क्या होगा कि अब एटीपी आई है, राइट। सो एटीपी जब इसने आके बाइंड करना है विद द हेड्स ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस, तो सिर्फ इस बाइंडिंग की वजह से ही क्या हुआ, क्रॉस ब्रिजेस जो वो सेपरेट हो गए हैं। अभी देखें एटीपी डिसोसिएट कहीं पे भी नहीं हुई, एटीपी कहीं पे भी डिसोसिएट नहीं हुई है, जस्ट सेपरेशन उसकी हो गई है, राइट। सो एटीपी जस्ट अटैच हुई विद द क्रॉस ब्रिजेस, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिजेस जो है वो सेपरेट हो गए हैं फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब एटीपी हाइड्रोलाइज होगी सेपरेशन के बाद। जब एटीपी हाइड्रोलाइज हुई है, अब जो क्रॉस ब्रिजेस हैं रिकॉक हो गए हैं, अब ये नेक्स्ट साइकिल के अंदर पार्ट ले सकते हैं, राइट। सो यू सीन हियर। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम को अब पंप बैक किया जाएगा इनटू द सार्कोप्लाज्म, जैसे कैल्शियम पंप बैक किया तो क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन है दोबारा फिर आके इसने बाइंडिंग साइट्स को कवर कर लिया, और अल्टीमेटली इससे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो टर्मिनेट हो गई, और इन द मीन वाइल जो फॉस्फोक्रेटिन की मदद से एटीपी रीजनरेट हो जाएगी, और मजीद एटीपी जो एरोबिक रेस्पिरेशन से वो भी प्रोड्यूस हो रही होंगी, ताकि जब दोबारा ज़रूरत पड़े मसल को उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके, राइट।
So this is all about the muscle contraction. Towards the end of our discussion, I would like to ask a question. A statement है हमारे पास, in skeletal muscle contraction relaxation process, in skeletal muscle contraction relaxation process, which of the following process does not require ATP? किस में ATP नहीं चाहिए? Attachment of cross bridges with binding sites, क्या इसके लिए ATP चाहिए थी? नो हमने देखा था कि कोई एटीपी वहां पे रिक्वायर्ड नहीं थी. रीसाइक्लिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, हाँ हमने देखा था रीकॉक करने के लिए हमारी एटीपी कंज्यूम हो रही थी. डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स, हाँ वहां पे भी हमें एटीपी चाहिए थी. ये अलग बात है कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही थी. देखिए जो क्रॉस ब्रिजेस की रीसाइक्लिंग है इसमें तो एटीपी को हमें ब्रेक करके एडीपी और साथ एडीपी और फॉस्फेट और साथ एनर्जी वो रिलीज करनी पड़ेगी. इस एनर्जी को यूज करके जो क्रॉस ब्रिजेस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे. जबकि डिटैचमेंट के लिए सिर्फ एटीपी की रिक्वायरमेंट है, इसका हाइड्रोलाइज होना भी जरूरी नहीं है. हाँ पंपिंग ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके लिए भी एटीपी की हाइड्रोलिसिस ऑफ कोर्स चाहिए. सो इसके लिए भी जो एटीपी है इट वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू द एडीपी एंड द फॉस्फेट एंड द एनर्जी. और ये वाला जो काम है ये किसने करना है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपीएज ने करना है. और जो ब्रेकडाउन थी एडीपी और फॉस्फेट में क्रॉस ब्रिजेस को ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए ये किसने करना है? बेसिकली ये जो एटीपीएज मायोसिन के साथ अटैच्ड है, जो मायोसिन एटीपीएज है बेसिकली ये उसने ये काम करना है. सो हम ये कह सकते हैं कि एक क्रॉस ब्रिज साइकिल में 2 एटीपीएज इन्वॉल्व है, राइट. सो इसमें अब देखते हैं 2 इसके अंदर एटीपीएज इन्वॉल्व है. और यू सीन हियर इसमें फिर जो एटीपी है वो भी जो हाइड्रोलाइज हो रही है वो 2 पर्पसेस के लिए हाइड्रोलाइज हो रही है. एक क्रॉस ब्रिजेस को ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाने के लिए, दूसरे नंबर पे कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डालने के लिए. यानी कि पैराडॉक्सिकल फैक्ट ये है कि एटीपी बेसिकली मसल रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व हो रही है, राइट. सो दिस इज अ पैराडॉक्सिकल फैक्ट कि एटीपी कब चाहिए? जब मसल को रिलैक्स करना है, राइट. सो जब कैल्शियम को वापस पंप करना है टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस वक्त एटीपी कंज्यूम हो रही है. सो दिस इज अ पैराडॉक्स हियर. एनीवेज और डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस के लिए कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है. एनीवेज बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? द अटैचमेंट ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस विद द बाइंडिंग साइट्स, कि इसके लिए हमें कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सबसेक्शन. आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा. इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है. सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है. थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे. एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से. सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं. इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें. से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग. इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे. आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे. आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे. इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर. सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए. तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स. एनीवेज सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें. से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए. इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है. सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा. आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स. उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं
तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था, और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें। से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी, जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक तो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे, एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने
गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.bk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।